अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी साफ? क्लियर आवाज़ है मेरी? अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? चैट बॉक्स में कोई मुझे लिख के बता दे अगर आवाज़ साफ नहीं आ रही तो। ठीक है। अम, सही है। अच्छा, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे बेसिकली वो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है। एक पैराग्राफ ही हमारा रह गया था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसका एक पैराग्राफ रह गया था। सही है। कोई मुझे रिवाइज करके बता सकता है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कोई भी एक या दो पॉइंट्स जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर एनिमल्स में कैसे हो रही होती है? कोई रिवाइज करवाएगा? कोई बताएगा लास्ट क्लास में हमने कैसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कैसे ऑस्मो रेगुलेशन हो रही होती है फ्रेश वाटर एनिमल्स में? किसी को भी याद नहीं है? हमने बेटा लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था ऑस्मो रेगुलेशन एक्वेटिक या फ्रेश वाटर एनिमल्स में। उसमें हमने पढ़ा था अमीबा पेरिमीशियम को पहले हमने डिस्कस किया था, और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में हमने बात की थी कि ये क्या होता है और इससे कैसे ये छोटे एनिमल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे होते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एनिमल्स जो कि फिशेस होती बेसिकली, वो कैसे डील कर रही होती है इस एनवायरनमेंट में, कैसे रह रही होती हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। और हमने पढ़ा था कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है दैट इज हाइपरटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सही है। तो हाइपरटोनिक होता है उनका क्यों? क्योंकि जो फ्रेश वाटर है दैट इज टोटली फ्री ऑफ सॉल्ट, मीठा पानी है, तो उसमें कोई सॉल्ट वगैरह इस तरह से तो मिक्स हुआ हुआ नहीं होगा। ठीक है। तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है। हाँ राफिया सही कह रही हो। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में बात की थी कि वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। बहुत सारा यूरिन होता है और डाइल्यूट होता है यूरिन। ठीक है। और दूसरी बात हमने ये की थी कि जब वो डाइल्यूट यूरिन इतना सारा प्रोड्यूस करेगा तो उसकी बॉडी से जब आयंस लूज हो रहे होंगे तो वो उन आयंस को कैसे कंपनसेट करता है। तो वो हमने बात की थी कि ये जो है गिल्स के अंदर इनके पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि जो आयंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर बोनी फिश सच एज ट्राउट। ठीक है। एक एमसीक्यू इस तरह भी आ जाता है कभी कभी कि डैश इज अ फ्रेश वाटर फिश या फिर डैश इज अ मरीन वाटर फिश। ठीक है। तो ये नाम भी याद रखना है कि ट्राउट इज फ्रेश वाटर, ये मीठे पानी में होती है। ठीक है। और मैकेरल जो है दिस इज अ मरीन बोनी फिश। ठीक है। तो मरीन बोनी फिश में हमने क्या पढ़ा था? बिकॉज ये मरीन फिश है तो इसका जो बाहर का एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो जो है हाइपोटोनिक होगा, क्योंकि उसकी सॉरी उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा? उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट मौजूद होंगे तो वो हाइपरटोनिक होगा, और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होगा। सही है। तो क्या होगा कि जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है बिकॉज दैट इज हाइपरटोनिक, तो पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से क्या होगा कि वो एनिमल इजीली पानी लूज करना स्टार्ट कर देगा, जो कि उसके लिए अच्छी बात नहीं है, खतरे की बात है। तो इस सूरत में क्या करते हैं ये एनिमल्स? पानी मुसलसल ड्रिंक करते हैं। ठीक है। और पानी, सारी बात है, जब वो मुसलसल पियेंगे तो वो जो पानी पी रहे हैं दैट इज मरीन वाटर, और मरीन वाटर में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो सॉल्ट जब बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर इंटर होने लग जाएगा तो क्या होगा कि इनकी जो स्पेशल सेल्स होते हैं किडनी सॉरी गिल्स के अंदर, जो उसको एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर जो गिल्स के अंदर सेल्स थे दैट वर मेनली इन्वॉल्व इन एब्जॉर्बिंग द सॉल्ट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जबकि यहाँ पर जो है, क्योंकि बॉडी के अंदर सॉल्ट बाहर से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जो गिल्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटिंग द सॉल्ट। और दूसरी बात ये हमने पढ़ी थी कि इनका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ताकि ये पानी इतना आसानी से ना लूज कर पाए। और जो है दूसरी बात ये कि उनका जो यूरिन है वो थोड़ा कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस हो और पानी इजीली वो ना लूज कर पाए। कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब यही है कि उसके अंदर पानी की क्वांटिटी ना होने के बराबर होगी। ठीक। तो वी डिस्कस दिस इन आवर लास्ट क्लास। ये वाला पैराग्राफ रह गया था विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पोर्शन, जो कि मरीन एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या लिखा है बेटा? अनलाइक मरीन बोनी फिशेस, शार्क्स एंड रेस मेंटेन स्लाइटली relatively slightly hypertonic osmotic pressure of body fluids than their surroundings by storing high concentration of urea in their body.
बेटा मेरी आवाज़ ड्रॉप तो नहीं हुई है? पता चले मैं एक्सप्लेन करूँ फिर आवाज़ ड्रॉप हो गई। बेटा आप लोग सुन सकते हो ना मुझे क्लियरली? यस मिस, आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे लगा शायद बीच में इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था तो शायद। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं बेटा, जो कुछ मरीन बोनी फिशेस होती हैं जैसे शार्क्स हैं और रेज है, ठीक है। शार्क आपको पता है बहुत बड़ी फिश है और मोस्टली जो है वो बहुत डेंजरस फिश में उसका शुमार होता है, ठीक है। तो जो शार्क्स हैं और कुछ रेज होती हैं, होती तो ये मरीन फिश हैं और इनका भी होना ये चाहिए कि बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो और बॉडी जो है वो हाइपोटोनिक हो, बट इनके अंदर एक स्पेशल ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो उनका जो है हाइपरटोनिक होता है। मरीन बोनी फिशेस में हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो पानी है वो हाइपरटोनिक है और जो फिश की बॉडी है दैट इज हाइपोटोनिक। बट यहाँ पर जो शार्क्स हैं रेज है, कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं ना एक्सक्लूजन है कि जो शार्क्स हैं और रेज हैं, ठीक है, इनके अंदर जो इनका बॉडी फ्लूइड होता है या इनका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होगा इसका कंपेयर टू द मरीन वाटर। और ये क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, क्योंकि बहुत बड़ी बॉडी है, तो उसमें क्या होगा अल्टीमेटली इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जो कंसंट्रेशन होती है यूरिया की, हाई कंसंट्रेशन को बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था यूरिया इज अ बाय वेस्ट प्रोडक्ट जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होता है बाय डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जब ये एनिमल्स यूरिया प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, तो ये कुछ यूरिया जो है अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है और बाहर का जो इनका इन्वायरमेंट है या बाहर का जो पानी है उसके अंदर जो सॉल्ट है, जो क्या कहते हैं आपका सॉल्यूट है, उसकी कंसेंट्रेशन कम होगी कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी में बहुत सारा यूरिया स्टोर कर दिया, जिसकी वजह से बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपरटोनिक हो गया। अब इस वजह से क्या इनको फायदा होगा कि वो पानी लूज करने की कैपेबिलिटी उनके पास नहीं रहेगी, बल्कि बॉडी के अंदर पानी आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सॉल्यूट लव्स वाटर। तो जब बॉडी ही हाइपरटोनिक होगी, सॉल्यूट बॉडी में ज्यादा होगा, तो क्या होगा, पानी बाहर से यानी कि सी वाटर जो है बॉडी के अंदर इंटर होना शुरू हो जाएगा, या फिर उसका जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है वो पानी को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको ये मसला नहीं होगा कि पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, जो कि नॉर्मल मरीन एनिमल्स में होता है कि हाइपरटोनिक वाटर है, बॉडी हाइपोटोनिक है, तो क्या होगा, पानी सारा बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन शार्क्स की बॉडी हाइपरटोनिक होगी, तो क्या होगा, ये सॉल्ट जो बॉडी में है ये बाहर से पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वाटर इंटर होगा, तो उनको क्या होगा, वाटर लॉस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसा मैंने आपको यहाँ ऊपर पढ़ाया था कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है, कुछ कुछ सेम केस वही हो गया है कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है उनके अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि जो है वो उनकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो भी जो है हाइपरटोनिक है और बाहर का जो है वो हाइपोटोनिक है। ऐसी बात है या नहीं? तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर केस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर मुसलसल पानी इंटर होता रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उस वजह से उनकी बॉडी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा इंटर होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मरीन इन्वायरमेंट। क्योंकि जो समंदर का पानी होता है वो खारा होता है, ठीक है। तो अब बॉडी के अंदर जब ये पानी इंटर होगा बिकॉज ऑफ द हाइपरटोनिक बॉडी इन्वायरमेंट, तो उस पानी के साथ जो समुद्री पानी है, जो खारा पानी है, उस पानी के साथ बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। तो अब इस सॉल्ट को भी बॉडी से रिमूव करना है, जाहिर बात एक्सक्रीशन भी करनी है, तो उसके लिए क्या है आपके पास, excess salts are removed by special glands in the रेक्टम। रेक्टम आपको पता है, रेक्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और टर्मिनल पार्ट है, ठीक है, जिसमें रेक्टम का काम क्या होता है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है या जो फीसिस है उसको स्टोर करता है टेम्परेरी तौर पे, और उसको स्टोर करने के अलावा क्या करता है, उसमें से जितना भी पानी होता है वो वाटर कंटेंट जो फीसिस के अंदर या अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अंटिल दैट मटेरियल इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इसका काम होता है टेम्परेरी स्टोर करना फीसिस को। तो अब क्या होगा बेटा कि ये जो रेक्टम है इनकी बॉडी में, ये रेक्टम जो है उन एक्सेस सॉल्ट को रिमूव कर देगा बाय स्पेशल ग्लैंड्स इन द रेक्टम। उनके रेक्टम में कुछ खास स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होगा, जो एक्सेस सॉल्ट बॉडी के अंदर है, जरूरत से ज्यादा जो सॉल्ट है वो बॉडी से रिलीज हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द रेक्टम। तो ये खास आप कह सकते हो केस है जो कि विच इज समथिंग बिसाइड्स नॉर्मल, क्योंकि मरीन बोनी फिशेस में आपने अभी पढ़ा कि ऐसा मतलब क्या होता है, बॉडी हाइपोटोनिक होती है और पानी जो अराउंड सराउंडिंग में है वो हाइपरटोनिक होता है। बट जो बोनी फिशेस है, शार्क्स है, रेज है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, शार्क्स और रेज में ये सिनेरियो होता है कि बॉडी जो है वो बिकॉज ऑफ स्टोरिंग हाई अमाउंट ऑफ यूरिया,
क्या होता है कि उनकी बॉडी बाहर वाले एनवायरनमेंट से हाइपरटोनिक हो जाती है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सॉल्यूट या यूरिया जो बॉडी में स्टोर हो रहा है। तो क्या होगा कि उनको पानी के लॉस का, वाटर लॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब वो पानी पियेंगे, बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे, तो बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तो इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी बॉडी में एंटर होगा, और उस सॉल्ट को रिलीज करने के लिए उनके पास कुछ खास स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं रेक्टम के अंदर कि जिसके थ्रू वो उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? ये आई थिंक बहुत इजी सी चीज़ है अगर तुम लोगों ने पहले वाला लेक्चर सुना हो तो। कोई सवाल है बेटा? किसी को कोई सवाल नहीं है? ऑल क्लियर, ठीक है। फुरकान, निम्रा क्लियर, ठीक है। चलो सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बेटा इस पार्ट पे विच इज योर पार्ट ऑफ एक्चुअली बॉटनी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो बॉटनी का पार्ट है। जो अभी तक हमने डिस्कस किया था ये सब जूलॉजी का पार्ट था। अब हम आ जाते हैं बॉटनी पर। तो बॉटनी आपको पता है स्टडी ऑफ प्लांट्स है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होती है। ऑब्वियसली प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन हो रही होगी, तो वो कैसे होती है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस रिफर्स टू, आपको पता है एक्सक्रीशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिज्म बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कोई भी मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में कोई भी प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो रहा होता है और एनाबॉलिज्म में कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में होता रहता है, लिविंग बॉडी में, ठीक है। और बॉडी एक तरह से कह सकते हैं कि लिविंग लाइफ जो है, जो लाइफ का एक तरह से सिंबल होता है कि लाइफ की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई उसके कोई भी बॉडी जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट होगी उसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस का एक पार्ट है एक्सक्रीशन, जिसमें क्या होगा, जितने भी रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यानी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में फॉर्म होने वाले जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से रिमूव हो रहे होंगे। एक्सेस सब्सटेंस सच एज सॉल्ट, वाटर, टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जो भी ड्रग्स आप लेते हो, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो गई, ठीक है। तो और टॉक्सिक सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहे होते हैं, सॉल्ट है, वाटर है, जो एक्सेस के अमाउंट में आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, उसको एक्सक्रीट आउट करना बेसिकली क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। अब यहाँ तक तो आपने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ लिया। नाउ कम टू द पॉइंट विच इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन हो रही है, सेकेंड लाइन से मैं रीड कर रही हूँ कि देखो प्लांट्स के अंदर आपने पढ़ा ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन कि भाई पानी एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्लांट्स जो है वो गैसियस एक्सचेंज किस तरह से गैसियस एक्सचेंज के थ्रू कर रहे होते हैं, और किस तरह आयंस जो उनकी बॉडी में आ जाते हैं प्लांट्स बॉडी में, उसको किस तरह एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। सो वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं। फर्स्ट द रेट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अच्छा, अब आप इस पे ये बेसिकली हम क्वेश्चन जो है इसका आंसर हम पॉइंट्स में देंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड लाइन, जहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट, ठीक है, वहां से स्टार्ट होगा और इसकी हेडिंग होगी रेट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक। First, the rate of catabolic processes is much less than animals of same weight or mass. Catabolism आपको पता है, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट ईयर में बताया हुआ है कि कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ एनी प्रोडक्ट या एनी सब्सटेंस, ठीक है। ब्रेक डाउन हो रही होगी किसी भी चीज़ की। सो जो कैटाबॉलिज्म का रेट है, यानी कि चीज़ों को तोड़ने का, ब्रेक करने का या डाइजेस्ट करने का जो रेट है, दैट इज लेस देन द एनिमल्स ऑफ सेम वेट और मास। अगर एक प्लांट है, ठीक है, वो 2 kg का प्लांट है, और अगर एक एनिमल है, छोटा एनिमल है 2 kg का, तो उस एनिमल के अंदर जो कैटाबॉलिज्म का रेट है वो ज़्यादा होगा और प्लांट में कैटाबॉलिज्म का रेट थोड़ा कम होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, दैट रेट ऑफ द कैटाबॉलिज्म। अच्छा ईश्वर बेटा, जो रेट है कैटाबॉलिक प्रोसेसेस का वो कम है। देखो इशरत, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, देखो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है। जो कैटाबॉलिज्म होता है उसका मतलब देखो ऐसे समझ लो कि कोई भी एक बड़ी चीज़ है, अगर उसको हम छोटे हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को हम तोड़ रहे हैं, उसकी ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, ठीक है, या डाइजेशन करवा रहे हैं सिंपल, तो वो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस कहलाएगा। कैटा मैंने आपको पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, कैटा टूटा से याद रखो कि कोई भी चीज़ टूटी मतलब ब्रेक डाउन हुआ तो टूटा कैटा, ठीक है। तो कैटा से याद रखो कि कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई चीज टूट रही हो, ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग। और एनाबॉलिज्म का मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई चीज फॉर्म हो रही हो, ठीक है, कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही हो। तो मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि अगर दो, एक एनिमल ले लो आप और एक आप प्लांट ले लो और दोनों को कंपेयर करो,
तो जो प्लांट है उसमें रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म यानी चीज़ों के ब्रेक डाउन का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो उसका रेट स्लो होगा, ठीक है, स्लो होगा या लेस होगा, कम होगा। और जो एनिमल है उसमें कैटाबॉलिज्म तेजी से हो रही होगी और कैटाबॉलिज्म का रेट ज़्यादा होगा, प्लांट में कम होगा। दस मेटाबॉलिक वेस्ट अक्यूमुलेट मोर स्लोली। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि देखो जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपर पूरे सिस्टम बने हुए थे, आपको पता है, किडनी हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा होता है, और इसके अलावा रेक्टम है, एनस है, ठीक है, ये सब चीज़ें मौजूद है। तो वो पूरा एक, आप कह लो कि एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू वो जितना भी वेस्ट बने वो आराम से एक्सक्रीट आउट कर सकता है। जबकि प्लांट के पास इस तरह से कोई किडनी या अलग से कोई इस तरह का ऑर्गन नहीं है कि वो अपना रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ा दे कि वो इतना ज़्यादा यूरिन या इतना ज़्यादा फीसिस, तो मतलब इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे कि उसकी अपनी बॉडी उसको हैंडल ना कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए कैटाबॉलिज्म का रेट थोड़ा कम होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये, बिकॉज दे आर नॉट मच कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स, ठीक है, एनिमल का सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहा होता है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन ले रहा होता है, तो इसलिए उसमें कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही होती है और रेट भी उसका ज़्यादा होता है। जबकि प्लांट एक सिंपल लिविंग थिंग है, ठीक है, और उसमें ज़्यादा इस तरह से वो नहीं होता, सिंपल उसने आयंस एब्जॉर्ब कर लिए सॉल्ट से, जो आपने पढ़ा था, पोटेशियम ले लिया, फॉस्फोरस ले लिया, तो इसलिए कैटाबॉलिज्म इतनी ज़्यादा उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो दीज आर द टू मेन रीजंस, जो रेट इसका कम है या जो क्या कहते हैं आपका कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो स्लो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसके बॉडी एक तो सिंपल है, ठीक है, दूसरी बात ये कि वो इतना ज़्यादा कोई चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहा कि उसको बहुत कैटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़े, दूसरी बात ये कि उसके अंदर इतने ज़्यादा सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वो ये रेट इतना ज़्यादा हाई होना अफोर्ड कर सके। दस मेटाबॉलिक वेस्ट अक्यूमुलेट मोर स्लोली, जो वेस्ट है वो स्लोली अक्यूमुलेट होगा भाई, जब कैटाबॉलिज्म ही स्लो है, जब चीज़ें ही आराम आराम से टूट रही हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो भी जाहिर सी बात है स्लोली अक्यूमुलेट करेगा, स्लोली बनेगा, ठीक है। बस यहाँ तक रखो इसको, दो लाइंस दे आर नफ। सेकेंडली यहाँ से स्टार्ट करो बेटा दूसरा पॉइंट जिसमें CO2 और वाटर की आप हेडिंग बनाओगे। अच्छा, सेकेंडली से आप लोग यहाँ तक हेडिंग बनाओ, सॉरी, यहाँ तक पॉइंट बनाओगे और ये आपकी हेडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकेंडली, द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड एंड इट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, जो क्या कहते हैं आपका, जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली उनकी जो न्यूट्रिशन होती है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होती है। आपको पता है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बना रहा होता है, ठीक है, ग्लूकोज है क्या? कार्बोहाइड्रेट है। एब्जॉर्ब वो कर रहा होता है आयंस सॉइल से, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑल ऑफ दीज आयंस या सॉल्ट्स आर बीइंग एब्जॉर्ब, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो मेजर पोर्शन प्लांट की न्यूट्रिशन का है या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी या मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन आप कह सकते हो, दैट इज कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, जो फोटोसिंथेसिस से बन रहा होता है, सही है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि जो प्लांट्स हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म वो बेसिकली मोस्टली जो है वो कार्बोहाइड्रेट बेस होता है। तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, दे आर फार लेस हार्मफुल देन द नाइट्रोजनस वेस्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है वो बेसिकली ग्लूकोज होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो भी सिंपल प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो एनिमल्स होते हैं, मैं और आप हैं या सिंपल एनिमल्स हैं, हमारी डाइट में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जब प्रोटीन हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन मेटाबोलाइज भी होगा, ऑब्वियसली हम जो चीज़ खा रहे हैं वो बॉडी के अंदर जाके मेटाबोलाइज भी होगी। तो जब हम खाएंगे प्रोटीन ज़्यादा, हमारी बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, और जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट्स भी बनेंगे जो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो मौजूद होता है, और जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन से बेसिकली प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे वो नाइट्रोजनस नेचर होंगे। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बेसिकली बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ज़्यादा डेंजरस होते हैं, पोटेंशियली टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी हो गया कि जो प्लांट है उनमें मेटाबॉलिज्म इतनी, या आप कह सकते हो एक्सक्रीशन इतनी कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं होती बिकॉज दे आर मोस्टली टेकिंग देयर न्यूट्रिशन इन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, और कोई नाइट्रोजनस इस तरह का वेस्ट हार्मफुल प्रोड्यूस नहीं होता या लेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर एज कम्पेयर टू दी एनिमल, ठीक है। कोई सवाल है बेटा किसी को? किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है।
अच्छा, अब आप आ जाओ इस वाले पैराग्राफ पे जिसपे आप यहाँ तक ग्रेडेशन तक, ठीक है, या आप यहाँ तक भी कर लो, खैर है। इसकी आप हेडिंग बनाओगे यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ट्रांसपरेशन की हेडिंग बनाओगे, और फिर सम लैंड प्लांट से लेकर ह्यूमिडिटी तक ग्रेडेशन की, ठीक है। ग्रेडेशन आपसे पूछ लेते हैं अक्सर, जो शॉर्ट आंसर आते हैं उसमें वन डेफिनेशन, वन लाइनर जो होती है उसमें पूछ लेते हैं कि गटेशन क्या है। आपको पता है बॉटनी में वन वन मार्क के क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं, एक एक लाइन में कहते हैं कि लिख दो आंसर, तो उसमें गटेशन का पूछा जाता है अक्सर। तो गटेशन आपका सेकंड लाइन से लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ तक गटेशन है। गटेशन को मुझे बता सकता है, तुम लोगों ने शायद, ये पता नहीं, मैंने भी पहले पढ़ाया है फर्स्ट ईयर में या नहीं पता नहीं, बट अगर तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया गटेशन क्या है, एनीवन, व्हाट इज गटेशन? किसी को कुछ मालूम है गटेशन क्या होती है? जी हाँ। मिस गटेशन जो है, प्लांट्स में गटेशन नाइट टाइम में होती है, ट्रांसपायरेशन दिन में होती है, और रात में गटेशन होती है। गटेशन हाइड्रोट्स के थ्रू होती है। हाइड्रोट्स मार्जिन ऑफ द लीफ के ऊपर मौजूद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इनके थ्रू सिंपली पानी को एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जो सरप्लस वाटर होता है। ठीक है, एक्सीलेंट बेटा, मिला, सही बताया। राफिया सेक्रेशन ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम द हाइड्रोजन, एक्सीलेंट राफिया। और क्या नाम है आपका? आरफा, आपने हाथ उठाया था बेटा, आरफा आप बता दो। आरफा बेटा, यू रेज्ड हैंड, बता दो। यस मिस। हम्म। मिस, प्लांट्स में जो लीव्स और स्टेम्स होते हैं उनके कॉर्नर पे या मार्जिन पे पोर्स होते हैं, और इन द नाइट उन पोर्स को हाइड्रोथोर्स कहते हैं, और रात में ड्रॉपलेट्स के जो एक्सेस वाटर होता है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, उसको गटेशन। ठीक है, एक्सीलेंट आरफा। सारा बेटा, आप भी क्या बताना चाह रहे थे? आपने अनम्यूट किया था, अगर बताना है तो आप बता सकते हो, डजंट मैटर इफ इट्स रिपीटिशन। सारा, आप बताना मिस चाह यही रहे थे? पता, कोई बात नहीं, रिपीट कर दो। मिस यही है, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। चलो सही है। बेसिकली तुमने सबने सही बताया, राफिया ने, आरफा ने, और क्या कहते हैं, मिला। अच्छा, अब प्लांट्स बेसिकली दो तरह के प्रोसेस के थ्रू वाटर रिमूव कर रहे होते हैं, गटेशन और ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तुम लोगों ने बता ही दिया, गटेशन तुम लोगों को पता ही है, ट्रांसपिरेशन तो तुम लोगों को पता ही होगा, बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं। फुरकान अगर मोस्टली मेसोफाइट्स, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट एरिया के प्लांट्स होते हैं ना मेसोफाइट्स, ठीक है। प्लांट्स गेट रिड ऑफ सरप्लस वाटर, आई विल मेक श्योर कि मैं इससे थोड़ा जल्दी गो थ्रू करूँ, क्योंकि ये तुम लोगों को पता है, सो आई वोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस पैराग्राफ। जस्ट एक दफ़ा रीड करिए, अगर कोई ऐसी बात है जो एक्स्ट्रा है तो फिर आई एम गोना एक्सप्लेन इट, ठीक है। हमना, जी हमना, जी हमना, आपने रेज हैंड किया है, कुछ बताना है आपको या कोई सवाल है हमना? अच्छा, plants get rid of surplus water by losing in vapor form which diffuse out through stomata transpiration. Stomata के through जो water vapor lose होता है, that is transpiration. Some land plants exude water from points called hydrothores found at the margin and tips of leaf. लीफ की टिप पे और लीफ के कॉर्नर जो मार्जिन होते हैं, ठीक है, उस पे बेसिकली एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइड्रोथोड कहते हैं, ठीक है। इस हाइड्रोथोड का क्या काम है? इसका काम ये होता है कि गटेशन करवाता है, ठीक है। गटेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। देखो, देखने में तो आपको लग रहा होगा मिस ये ट्रांसपिरेशन भी सेम है, गटेशन भी सेम है, बट ये जो आपका जो डिफरेंस ये एक तरह से आ सकता है कि ट्रांसपिरेशन में जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में लूज हो रहा होता है। वेपर क्या होता है? वाटर वेपर आपका गैसियस फॉर्म है, ठीक है। जबकि बेटा जो गटेशन होती है, गटेशन में पानी जो है वो वाटर वेपर नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में लूज हो रहा होता है, या सिंपल वाटर के छोटे ड्रॉप्स रिलीज हो रहे होते हैं प्लांट बॉडी से, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो बिल्कुल, क्या कहते हैं, इसको मिक्सअप कर दो। ये याद रखना, ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर की फॉर्म में लूज हो रहा होता है, दैट इज आपका गैसियस फॉर्म, ठीक है। जबकि जो क्या नाम है आपका, जो गटेशन है, उसमें क्या होगा कि लॉस ऑफ वाटर हो रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप्स, ठीक है। गटेशन में ऐसा हो रहा होता है। अब इट इज कॉमन इन प्लांट्स ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेयर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हायर ड्यू टू हाई रेनफॉल एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मच लो ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है। आपको याद होगा कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो लो होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में कि ह्यूमिडिटी में जो एनवायरनमेंट है, ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? नमी होना, जो हवा में नमी कह रहे होते हैं, ठीक है। नमी का क्या मतलब है? मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट है एनवायरनमेंट में। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि प्लांट में क्या होगा, वाटर जो है वो कंपेरेटिवली
वाटर कंटेंट कम होगा और एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा या बिल्कुल ना होने के बराबर होगा, बिकॉज प्लांट बॉडी में वाटर कम, एनवायरनमेंट में ज़्यादा। मूवमेंट कहाँ से होती है? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि एनवायरनमेंट में पानी ऑलरेडी ज़्यादा है, हाई ह्यूमिडिटी है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो होगा। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जो फैक्टर्स था, फैक्टर्स रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन रेट, ठीक है। और दूसरी बात क्या है बेटा यहाँ पर कि इनके अंदर गटेशन क्यों हो रही होती है, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में क्यों लूज हो रहा होता है? क्योंकि पानी का इनपुट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाहिर बात है, रेन फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो पानी भी प्लांट में बहुत ज़्यादा जाएगा और उसको लूज करना है, उसको स्ट्रीट आउट करने के लिए वो गटेशन का प्रोसेस करता है, ताकि वाटर वेपर्स की बजाय डायरेक्ट ही लिक्विड फॉर्म में बॉडी से पानी लूज हो जाए और एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो सके, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन बोथ आर अ फॉर्म, या आप कह सकते हो अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक हो गया। और हाँ, ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और गटेशन में जो है, जो आपका स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, दैट इज हाइड्रोथोर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, ये आपका चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, ठीक है। एंड नाउ दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। अगर आपके पास ये शॉर्ट में वैसे आता है, काफ़ी दफ़ा आया है, मुझे याद पड़ता है, शायद मैं भी जब सेकेंड ईयर में थी तो ये क्वेश्चन मेरे साथ प्रीलिम्स में आया था, क्या कहते हैं, कोचिंग की भी शायद आया था और शायद कॉलेज की भी। तो ये क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो आपने ये चारों पॉइंट्स विद हेडिंग्स आपने बताने हैं। चौथा पॉइंट क्या है बेटा? आयंस प्रेजेंट इन एक्सेसिव कंसंट्रेशन combine with organic compounds and are deposited in dead cells such as hardwood in bark or in the cells which are at the point of their death। जो आयंस होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस कंसंट्रेशन में होते हैं। देखो, हर प्लांट के पास, हमने जैसे पहले पढ़ा था सॉल्ट ग्लैंड्स, ठीक है, हर प्लांट के पास सॉल्ट ग्लैंड्स नहीं होते। सॉल्ट ग्लैंड्स सिर्फ और सिर्फ हेलोफाइट्स का एक स्पेशल फीचर था। तो अब क्या करते हैं ये लोग, जो आयंस वगैरह एक्सेसिव कंसंट्रेशन में होते हैं, वो आयंस जो है वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन का कंटेंट मौजूद हो, इन आयंस का जो है बेसिकली मिक्सचर तैयार होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, और ये डिपॉजिट हो जाता है डेड सेल्स के अंदर। आप लोग अभी सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे कि प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, तो उसमें एक चीज़ है हार्डवुड या बार्क, ठीक है। हार्डवुड बेसिकली जो सेंटर ऑफ द ट्री होता है, हार्डवुड बेसिकली जो सेंटर ऑफ द ट्री होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं आपके पास मौजूद होता है बेसिकली हार्डवुड, ठीक है। इसका शेप भी थोड़ा थोड़ा हार्ड की तरह होता है, और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द, अगर आप जैसे ट्री को काट दो, ठीक है, और उसको आप ऊपर से देखो, तो आपको बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, और वो बिल्कुल इसका हार्ड शेप स्ट्रक्चर होता है, उसको कहा जाता है हार्डवुड, ठीक है। एंड बार्क और इन द सेल्स विच आर एट द पॉइंट ऑफ देयर डेथ, बेसिकली क्या होता है कि ये जो आयंस होते हैं वो हार्डवुड के अंदर या बार्क के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिक्स होके। वो बेसिकली कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि गम हो गया, ठीक है, बहुत थिक जो स्ट्रक्चर निकल रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रीज में से थिक जो है वो येलो कलर का या थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का लिक्विड निकल रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आयंस कुछ कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक, जिनके साथ मिलकर या तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं या तो इस फॉर्म में जो है वो स्पीड आउट हो रहे होते हैं। और ये बेसिकली उन प्लांट्स के अंदर ज़्यादा हो रहा होता है जो कि क्या कहते हैं आपकी थोड़े ओल्ड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये हो रहा होता है, बिकॉज ओल्ड प्लांट्स में जो डेड सेल्स है वो ज़्यादा होते हैं। जाहिर बात है यंग प्लांट के अंदर डेड सेल्स इतने नहीं मौजूद होते। इज एवरीथिंग क्लियर बेटा? सब कुछ क्लियर है? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है किसी को? मिस ये पॉइंट रिपीट कर दें, आइंस वाला ही जो। आयंस वाला, अच्छा। आयंस जो होते हैं ना बेसिकली बेटा, जो आयंस एक्सेस कंसंट्रेशन में बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं, वो आयंस जो है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स के साथ मिलकर कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि डेड सेल्स जो होते हैं ना बेटा उनके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। जो डेड सेल्स होते हैं बेसिकली वो ओल्डर प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं और सेंटर ऑफ द बॉडी में होते हैं। जैसे कि हार्डवुड हो गया, ठीक है, ये आप लोग पढ़ोगे आगे हार्डवुड बेसिकली क्या होता है। तो हार्डवुड के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। एक तरह से इसका काम ये होता है कि जो डेड प्लांट्स हो रहे होते हैं ना, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और डेड सेल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्लांट अपने स्ट्रक्चर को एक फर्म स्ट्रक्चर या एक सॉलिड स्ट्रक्चर या स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करता है, उन एक्सेस आयंस को रिलीज करने के बजाय क्या करता है, कभी कभी डिपॉजिट कर देता है
इन डेड सेल्स के अंदर, जिनको हार्डवुड कहा जाता है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ द बॉडी में होते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलके सब्सटेंस बना रहा है प्लांट, उसको रिलीज कर देता है बॉडी के बाहर। जो आपने अक्सर देखा होगा प्लांट्स में से या बड़े ट्रीज में से ब्राउन या येलो कलर का फ्लूइड निकल रहा होता है, तो वो बेसिकली वही आयंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलकर सिक्रीशन बना रहे होते हैं और रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी के बाहर, ठीक है। ये जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर डेड सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, हार्ड फूड के अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि वो सेल्स डेड हो गए, तो उनकी जगह पर वो कुछ मटेरियल डिपॉजिट करना बेहतर समझते हैं, ताकि प्लांट का स्ट्रक्चर फ्लैसिड, लूज या फिर क्या कहते हैं वीक ना हो जाए, ठीक है। ये बात क्लियर है बेटा? Yes, miss. There. ठीक है, अब आ जाओ बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर कोरिलेशन विद हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। अब देखो हमारे पास 7 मिनट है तकरीबन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर कोरिलेशन विद हैबिटेट ऑफ एनिमल, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे 2-3 खास किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि एनिमल्स रिलीज कर रहे होते हैं। इसमें यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और अमोनिया भी आ जाता है। अब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे बेसिकली जो क्या कहते हैं आपका, किस तरह से वो एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किस तरह रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले है अमोनिया। आपको पता है अमोनिया गैस, आपने 9th क्लास में लैब के अंदर प्रैक्टिकल भी किया होगा और बनाया भी होगा। ये प्रैक्टिकल करने के बाद आपने अमोनिया गैस फॉर्म की होगी, ठीक है। तो अमोनिया क्या होता है, एक बेसिकली गैसियस फॉर्म है, या आप कह सकते हैं गैस है, ठीक है। तो ये कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो जो अपना एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनमें से एक अमोनिया भी होता है। और अमोनिया में आप देख सकते हो उसके फॉर्मूला में नाइट्रोजन है, ठीक है। तो बेसिकली ये अगेन प्रोटीन्स, ये आप देख रहे हो प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन की वजह से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो तो प्रोटीन लिखा हुआ है, अमाइनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन का जो एक सब यूनिट है वो अमाइनो एसिड या बेसिक यूनिट। प्रोटीन ब्रेक डाउन हुई, अमाइनो एसिड बना, अमाइनो एसिड को मजीद तोड़ा तो आपको पता है अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, और दूसरा होता है अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अब जब अमाइनो, देखो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है बॉडी में दोबारा से रिसाइकिल होकर कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए दूसरे प्रोसेस में यूज हो जाता है, मगर जो ये ना नाइट्रोजनस ग्रुप है या अमाइनो ग्रुप है, ये बेसिकली बॉडी से रिलीज आउट करना जरूरी होता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज अगेन वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी, सो इट हैज टू बी रिलीज आउट। तो ये जो अमाइनो ग्रुप है या तो ये यूरिया बना लेगा, ठीक है, या तो ये अमोनिया बना लेगा, या तो ये यूरिक एसिड बना लेगा, सही है। सो दिस इज बेसिकली अ चार्ट जो ये समझा रहा है। बाकी न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होता है आपको पता है न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर उनमें से एक होता है नाइट्रोजन की बेस, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस जो न्यूक्लिक एसिड में होता है, अगर न्यूक्लिक एसिड ब्रेक डाउन होगा तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस अलग हो जाएगी, और इस नाइट्रोजनस बेस के अंदर ऑब्वियसली नाइट्रोजन भी होगा, और ये अगेन या तो अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड बना लेगा, ठीक है। अमोनिया का थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, वी हैव 5.5 minutes. Ammonia is a small gaseous molecule and is highly soluble in water, and it can diffuse very rapidly across the plasma membrane even when dissolved in water. जो अमोनिया होता है बेसिकली बेटा एक गैस का मॉलिक्यूल तो है, मगर उसका जो सॉलिबिलिटी होती है पानी में वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछो कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड तीनों में से सबसे ज़्यादा वाटर में कौन सा चीज़ सॉल्युबल है, तो वो अमोनिया है, सही है। अमोनिया हाईली सॉल्युबल है वाटर में और हाईएस्ट है अमंग दीज थ्री, ठीक है। यूरिया यूरिक एसिड से ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये पानी में सॉल्युबल है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये क्योंकि गैस है, ठीक है, और बहुत सिंपल सी गैस है, अमोनिया है 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, सॉरी नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये इजीली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज कर जाती है जब ये पानी के अंदर डिजोल्व होगी, ठीक है। आपने पानी में कोई सेल रखा और उस सेल से आप जो है अमोनिया को पास होने को बोलोगे तो वो फौरन से पास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका इतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये किसकी कैपेबिलिटी है कि ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बायलेयर है, उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, प्रोटीन भी इंटरस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, अमोनिया के अंदर ये खास क्वालिटी होती है, ये इजीली या रैपिडली डिफ्यूज कर लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए बताया हुआ है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनिमल बॉडी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अमोनिया की हम बात करें तो ये एनिमल सेल्स के अंदर अगर अमोनिया प्रोड्यूस होता है तो वो इजीली सेल से डिफ्यूज आउट कर जाएगा बाय मीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इजीली क्रॉस कर लेता है और ये हाईली सॉल्युबल होता है इन वाटर। दिस नाइट्रोजनस वेस्ट इज हाईली टॉक्सिक इफ रिमेन्ड इन द ऑर्गेनिज्म। आपको पता है ये बात मैंने बताई कि नाइट्रोजन से रिलेटेड या नाइट्रोजन जिस भी वेस्ट प्रोडक्ट में होगा वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। सो इट हैज टू बी रिमूव्ड एट अर्लीस्ट।
ऐसा नहीं होगा कि बॉडी के अंदर नाइट्रोजन स्टोर हो जाएगा या नाइट्रोजन जो है वो बॉडी अपने पास रख लेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। कभी कभी थोड़ा सा यूरिया जो है, यूरिया की बात कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा यूरिया आपने अभी भी पढ़ा है शार्क स्टोर कर लेती है, वो बहुत माइन्यूट सी क्वांटिटी होती है, ठीक है, जस्ट टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन या जस्ट टू इंक्रीज द हाइपरटोनिसिटी। बट ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा वेस्ट या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वेस्ट की बॉडी में स्टोर कर लेगा, तो दैट कैन बी हार्मफुल एंड लीथल फॉर द एनिमल। इसीलिए जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसको बॉडी में ना रहने दें बल्कि एक्सक्रीट आउट कर लें। अब इट्स टॉक्सिसिटी इज रिड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूटेड विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अब जो अमोनिया है, जो टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है, जब हम इसको बहुत डाइल्यूट क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि पानी इसको एक तरह से न्यूट्रल कर देगा, इसकी जो टॉक्सिक क्वालिटी है या टॉक्सिसिटी है उसको कम कर देगा, क्योंकि आपने इसको बहुत सारे पानी में डिजोल्व कर दिया, तो एक तरह से एंटीडोट के तौर पे काम करते हैं। बहुत सारे पानी में जब अमोनिया जाएगा तो फिर उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। Excreting ammonia by an animal is advantageous due to the reason that its diffusion is rapid across the plasma membrane, ठीक है। अच्छा, ये सवाल रीजनिंग में पूछा जाता है कि why is ammonia a good excretory product, ठीक है, इस तरह से कुछ भी पूछ लेते हैं कि why ammonia is advantageous for the animal, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पहला पॉइंट क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई एक तो स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ वेरी स्मॉल गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है, तो इसको इतना मतलब मसले नहीं होते कि वो सेल के थ्रू कैसे जाएगी, सेल मेम्ब्रेन से कैसे गुजरेगी, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट हो जाएगी, तो इसको ज़्यादा मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, इट कैन इजीली गेट एक्सक्रीटेड आउट। And also due to the fact that it does not require any energy, क्यों नहीं एनर्जी रिक्वायर होती, बिकॉज इट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको पता है उसमें एटीपी चाहिए होते हैं, एनर्जी चाहिए होती है, जबकि जो अमोनिया है, बिकॉज वी डोंट हैव टू लुक फॉर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एटीपी या एनर्जी उस सूरत में चाहिए होती है जब हम डिफरेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर रहे हो, हायर से लो नहीं बल्कि लो से हमने हाई में मूव कराना हो, कोई भी काम जो नेचुरल चीज़ से अगेंस्ट है, ठीक है, उसको करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हो, आपका सांस फूल जाता है, आप सीढ़ियों से नीचे आते हो तो आपको बिल्कुल फील नहीं होता, ठीक है, वाई, बिकॉज यू आर, जब आप सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, ठीक है। तो वही चीज़, वही सिनेरियो एनिमल बॉडी के साथ भी है, ठीक है, कि आपको जब भी कोई नेचुरल चीज़ के अलावा कोई काम करना पड़ता है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक। इसीलिए एटीपी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है एटीपी की, बिकॉज ये एक नेचुरल काम है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? वी हैव लेस देन अ मिनट, तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो नोट करके रखो, कल की क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल बेटा जो भी आज हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, जो भी सवाल है कल मुझसे लाजमी डिस्कस कर लेना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।